5 मिनट जरा देखते हैं, जो स्टूडेंट्स आ जाए ना तो फिर लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ। क्या कह रही है मैम? मैं कह रही हूँ थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाए ना, 5 मिनट और वेट ठीक कर होगी। लेते हैं तो फिर स्टार्ट ओके करते मैम। हैं। ओके मैम। मैम वो असल में बारिश भी हो रही है ना, मुझे लग रहा है लाइट ना हो शायद। जी, ये यही मसला लग रहा है मुझे भी। लेकिन चलें, क्योंकि 5 मिनट हमारी तक स्टार्ट कर लेते हैं जैसे अगर फिर। जी ठीक हो गया, क्योंकि हमारी भी 2 दफ़ा जा चुकी है। बीच में ना हम्म। जाए बस। चलें, अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का मसला हुआ तो क्विज मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। क्विज का ही बस ज्यादा इसका इशू है मतलब ना है ये तो। कि जैसे लेक्चर के तो वीडियो वगैरह आ भी जाती है, और हम्म। बाकी लेक्चर की। चलें, देखते हैं अभी कितने आते हैं। ओके मैम। अच्छा, चलें, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर ना स्टार्ट करते हैं। क्विज क्या कहते हैं, आप लोग अभी देना चाहते हैं? क्योंकि अभी काफी ऑनलाइन तो हुए हुए हैं, लेकिन दो स्टूडेंट्स नहीं है ना, एक मेरे ख्याल में नमान नहीं है, और कौन नहीं है। या चलें, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, मैं आपको पढ़ा ही देती हूँ आगे, फिर बीच में क्विज का कर लेंगे। मैम क्विज सेम वैसे भी आपने आपने जैसे पहले लिया था। ब्रेक के बाद ना। यस मैम। क्विज वैसे भी आज एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है, आपने करके तो सॉल्व करके अपलोड ही करना होगा।
तो वो बेशक आपकी अगर तो वो फिर चलो बाद में कर लेते हैं, तब तक शायद वो 2 स्टूडेंट्स भी आ ही जाएं। नेक्स्ट अभी मैं तो आपको ना फिर आगे पढ़ा देती हूँ। अच्छा, हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम्स डिस्कस कर रहे थे। ग्रीडी एल्गोरिदम्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास ग्रीडी एल्गोरिदम्स वो एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके अंदर हम स्टेप्स में, नंबर ऑफ स्टेप्स में अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और हर स्टेप में हमारा ये एम होता है कि हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करें, और एट द एंड जो हमें ग्लोबल सोल्यूशन मिले, यानी उन सब स्टेप्स के सोल्यूशन को कंबाइन करके जो एट द एंड हमें एक मेन ग्लोबल सोल्यूशन मिले, वो भी ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ऑप्टिमल मीन्स के बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए। तो अब आपके पास, लेकिन हमने ये चीजें देखी थी कि आपके पास जरूरी नहीं है कि अगर हम लोकल सोल्यूशन बेस्ट अडॉप्ट कर रहे हैं तो एट द एंड हमें ग्लोबल सोल्यूशन भी बेस्ट ही मिले। ठीक है, तो ग्रीडी में कभी कभी आपका सोल्यूशन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको एट द एंड जब हम सोल्यूशन देखें तो वो ऑप्टिमल ही मिल रहा हो। तो उस दिन हमने क्लास में डिस्कस किया था ग्रीडी एल्गोरिदम की एक एप्लीकेशन, दैट इज हफमैन कोडिंग। आज हमने देखनी है, आज हमने एक एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम देखने और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम देखनी है। ये दोनों भी ग्रीडी अप्रोच की बेस पे ही बेसिकली वर्क कर रहे हैं। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, जैसे आपको नाम से ही इसमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि इसमें हमें कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज गिवन होंगी, जिसमें से हमें कुछ एक्टिविटीज सेलेक्ट करनी होगी। ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि लाइक हमारे पास एक कंप्यूटर है या कोई भी मशीन है, उसके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज आ रही हैं, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी जो एक्टिविटीज हैं वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स कि अगर ये एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं उस मशीन या कंप्यूटर के अंदर, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी और इजीली ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये आपके पास एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम होता है कि हम नंबर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज जो कि एट अ टाइम वर्क कर सकें वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को भी हम ग्रीडी अप्रोच की बेस पे ही सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बेसिकली एक कुछ आइटम्स गिवन होते हैं और उन आइटम से एसोसिएटेड उन आइटम्स का कुछ वेट होता है और कुछ वैल्यू होती है, या प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं। तो ये दो चीजें, वेट और वैल्यू जो है वो आइटम से एसोसिएटेड होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स और वैल्यूज हमने ये सेलेक्ट करना होता है कि हम अपने नैपसैक का क्या मतलब है। नैपसैक इज जस्ट लाइक अ बैग जिसके अंदर आप कुछ आइटम्स प्लेस कर रहे हैं। अब वो आइटम्स आप उसके वेट पे डिपेंड करते हुए भी प्लेस कर रहे हैं और आप उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करते हुए भी प्लेस कर रहे हैं। या अगर हम, और एक आपको मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन होगी कि इस एक स्पेसिफिक नैपसैक के अंदर हम कितने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट उनके उतने ही आइटम्स मैनेज करने होंगे उसके अंदर जो उसके कैपेसिटी में रहते हुए उस स्नैपचैट के अंदर फिल हो जाए। और सेकेंडली ये कि आपने उसके प्रॉफिट को भी साथ साथ काउंट करना होगा। तो ये जब हम डिटेल में भी एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है। अब वो कह रहे हैं कि इस एल्गोरिदम के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन होंगी जिनके स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम गिवन होंगे, कि ये एक्टिविटीज किस टाइम, सेकंड्स की फॉर्म में गिवन होंगे कि ये एक्टिविटी किस टाइम में स्टार्ट हुई है और किस टाइम में ये फिनिश हो रही है। Our goal is to select maximum number of non-conflicting activities that can be performed by a person or a machine, assuming that the person or machine involved can work on a single activity at a time। यानी वो कह रहे हैं कि बेसिक हमारा इस एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर हमारा गोल क्या होता है कि हमने नंबर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी है, ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपस में ओवरलैप ना हो। और कंप्यूटर जो है आपका, या कोई भी जो पर्सन जिस कंप्यूटर के ऊपर उन एक्टिविटीज को रन कर रहा है, वो उसे एक सिंगल टाइम में जो है एग्जीक्यूटेबल हो वो सारी एक्टिविटीज, क्योंकि वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही। Any two activities are said to be non-conflicting if starting time of one activity is greater than or equal to the finishing time of other activity। अब यहाँ पे हम ग्रीडी अप्रोच क्या यूज कर रहे हैं, यानी आपने देखा ना कि हर प्रॉब्लम के लिहाज से ग्रीडी अप्रोच जो है वो डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम देखें तो उसके अंदर हम ग्रीडी अप्रोच क्या लेते हैं कि हम वो वाला पाथ सेलेक्ट करते हैं जो कि
जिसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अगर हम हफमैन कोडिंग में ग्रीडी स्ट्रेटजी देखें तो हफमैन कोडिंग में ग्रीडी स्ट्रेटजी एक तो यही थी कि हम शुरू में प्रायोरिटी वाइज अपने डाटा को अरेंज कर रहे थे और हम लोअर ऑर्डर बिट्स उनको असाइन कर रहे थे जो कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट में, जबकि हम हायर बिट्स उनको असाइन कर रहे थे जो कि कम रिपीट हो रहे हैं। तो ये उस केस में ग्रीडी स्ट्रेटजी थी। इस केस में ग्रीडी अप्रोच क्या है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो पिछली एक्टिविटी के फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज ये जो एक एक्टिविटी है जिसका स्टार्टिंग टाइम वो कह रहे हैं फर्स्ट करें 5 सेकेंड है, वो ग्रेटर देन है या इक्वल है उससे जो अगली एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी है ना उसके फिनिशिंग टाइम के। अब ये फर्स्ट करें ये वाली एक्टिविटी फिनिश हो गई थी 4 सेकेंड में, या फर्स्ट करें 5 में हो गई थी। तो जैसे ही 4 सेकेंड कंप्लीट हुआ होगा ये 5 सेकेंड पे स्टार्ट होगी होगी, या चलेंगे 5 पे कंप्लीट हुई तो उसी 5 सेकेंड में ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों एक्टिविटीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। तो दो एक्टिविटीज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हम उन्हें कब कहते हैं कि अगर एक का जो स्टार्टिंग टाइम है ना वो दूसरे के फिनिशिंग टाइम से जो उससे प्रीवियस एक्टिविटी थी उसके फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर या उसके इक्वल हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीडी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है कि हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसी एक्टिविटीज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगी जिसके अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा हो, यानी एक एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो दूसरी के फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर या उसके इक्वल हो। सेकेंड, इसमें हम क्या ग्रीडी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक्टिविटीज को सॉर्ट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू देयर फिनिशिंग टाइम, ताकि देखिए फिनिशिंग टाइम में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले वो एक्टिविटीज रखेंगे जो कि कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, जैसे जिनका फिनिशिंग टाइम फर्स्ट करें 2 है वो आप सबसे पहले लिख देंगे, फिर 5 वाला लिखेंगे, फिर 8 वाला। इसका क्या मतलब है, शुरू में हम वो एक्टिविटीज लिख रहे हैं जिनका फिनिशिंग टाइम कम है, यानी कि इससे क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज एक टाइम स्लॉट में हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि वो है कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो प्रीवियस एक्टिविटी के फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर या उसके इक्वल हो। तो इन दो केसेस की बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो भी एक्टिविटीज गिवन है उसमें से नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसी तरह वो इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू क्राइटेरियाज वी कैन सेलेक्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज। अब फर्स्ट करेंगे आपके पास एक्टिविटीज कुछ गिवन है, ये जो आपके पास फर्स्ट टेबल गिवन है इसके अंदर एक्टिविटीज के नेम है A1 A2 अप टू सो ऑन A8 और इसके बाद इसके कुछ स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने फिनिशिंग टाइम के लिहाज से सॉर्ट कर देना है एक्टिविटीज को। अगेन वही बात होगी कि फिनिशिंग टाइम के लिहाज से हम क्यों सॉर्ट कर रहे हैं, ताकि वो वाली एक्टिविटीज पहले आ जाए इधर जिन्होंने पहले सॉल्व हो जाना है, जैसे ये 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी, ये 3 सेकेंड में हो जाएगी, ये 4 में, ताकि मैक्सिमम देखिए अब 5 सेकेंड्स तक 5 एक्टिविटीज आपके पास क्या कहना चाहिए एग्जीक्यूट हो जाएंगी 5 सेकेंड तक, बजाय इसके कि अगर मैं इसको असेंडिंग में ना करती तो हम ये क्राइटेरिया था कि फर्स्ट करें सबसे पहले आपके पास 6 जैसे रैंडम ऑर्डर में आ रही थी तो 3 सेकेंड्स के अंदर एक ही एक्टिविटी सिर्फ सॉल्व एग्जीक्यूट हुई होती, 4 सेकेंड्स तक दो एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हुई होती। तो जब हमने इसको सॉर्टेड फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू देयर फिनिशिंग टाइम क्या कहना चाहिए सॉर्ट कर दिया, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि हमारे पास एक टाइम स्लॉट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज ताकि आ सके। ये तो हमने सॉर्ट कर दिया फिनिशिंग टाइम के लिहाज से। सबसे पहले ये A3 लिखेंगे क्योंकि इसका फिनिशिंग टाइम 2 है, फिर आप 3 फिनिशिंग टाइम वाला यानी A1 लिखेंगे, फिर आप ये 4 वाला लिखेंगे A2, फिर 5 वाला जिस ऑर्डर में, अब जैसे इन दोनों की 5 है फिनिशिंग टाइम, लेकिन ये जिस ऑर्डर में आ रहा है लाइक A7 पहले आ रहा है फिर A8 आ रहा है तो आपने उसी तरह लिखना है, फिर 6 वाला 8 वाला और 9 वाली एक्टिविटी लिखनी है। ये तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया जिसके अंदर हमने फिनिशिंग टाइम के लिहाज से अपनी एक्टिविटीज को सॉर्ट करना था। सेकेंड जो हमारे पास स्टेप है ना जिसमें हमने ये चेक करना है कि आपके पास एक एक्टिविटी जो है उसका स्टार्टिंग टाइम उसकी प्रीवियस एक्टिविटी के फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर हो या उसकी इक्वल हो, वो अब हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया कि जो फर्स्ट एक्टिविटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना या जो जिसको हम प्रीवियस एक्टिविटी कंसिडर करेंगे उसको हमने वेरिएबल आई का नेम दे दिया, और जो नेक्स्ट एक्टिविटी उससे नेक्स्ट एक्टिविटी सेलेक्ट होगी ना हमारे पास उसको हमने
एक्टिविटी जे का नाम दे दिया, क्योंकि वैसे तो हम ये सॉल्व करते वक्त तो कर लें, लेकिन जब ये प्रोग्रामेटिकली हो रहा होगा तो ये एक तरह का आपके पास लूप चल रहा होगा ना, जिसके अंदर सारी एक्टिविटी सॉर्ट हो रही है कि किसका फिनिशिंग टाइम क्या है। ठीक है, तो वो आपके पास, आपको पता है, किसी लूप जो हम लगाते हैं किसी वेरिएबल के थ्रू लगाते हैं, तो इसलिए एक को हमने आई कह दिया है और दूसरे को हमने जे कह दिया है। जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी ना आपके पास, वो आपने हर सूरत कंसिडर करनी है कि वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी ही है। इसलिए नीचे देखें, हम सेलेक्टेड सेलेक्टेड जो एक्टिविटीज है ना वो साथ साथ इधर लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने सबसे फर्स्ट एक्टिविटी लिख दी यहाँ पे कि जो A3 है ना, ये आपकी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी कंसिडर होगी। अब हमने फर्स्ट एक्टिविटी को यहीं पे रखना है और नेक्स्ट सेलेक्ट करनी है कि नेक्स्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सी होगी। नेक्स्ट आप देखें, हम इधर आए A1 पे, जो कि आपके पास जे से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने क्या देखना था कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना, उसका जो स्टार्टिंग टाइम है ना, यानी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है हमारी, ये A1। इसका जो ये जो स्टार्टिंग टाइम है ना 1, ये प्रीवियस एक्टिविटी का जो फिनिशिंग टाइम है उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होना चाहिए था। तो तभी, यानी अगर फर्स्ट करें यहाँ पे 3 होता, हाँ, यहाँ पे अगर फर्स्ट करें स्टार्टिंग टाइम 1 की बजाय 3 होता, तो इसका मतलब था कि जब A3 एक्टिविटी कंप्लीट हुई पूरी 2 सेकेंड्स के बाद, तो तब 3 सेकेंड पे A1 स्टार्ट हुई थी, तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडर होती। लेकिन इस केस में हमारे पास जो जे है ना, उसका स्टार्टिंग टाइम कम है यानी 1 है, और जो इससे प्रीवियस एक्टिविटी है ना यानी आई, उसका फिनिशिंग टाइम 2 है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा कि आपके पास जो स्टार्टिंग टाइम है नेक्स्ट एक्टिविटी का वो नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल है फिनिशिंग टाइम ऑफ आई। आई क्या है आपकी प्रीवियस एक्टिविटी के। तो इसका मतलब है A3 आपकी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी कंसिडर नहीं होगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास कौन सी आएगी अब, A2 आएगी। अब A2 में मुझे बताएं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी हमने देखना क्या है, हमने जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना उसका स्टार्टिंग टाइम देखना है। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है ना A2, इसका स्टार्टिंग टाइम देखना है, और इससे जो बिल्कुल एक प्रीवियस एक्टिविटी है ना, लाइक A1 जो है, उसका हमने फिनिशिंग टाइम देखना है। और होना क्या चाहिए कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम है वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए आई के फिनिशिंग टाइम के लिहाज से। तो इसमें भी अगेन जब हम A2 पे आएंगे, चैट मुझे ना इस वक्त शो नहीं होती, वो मुझे फिर सारा उसको स्टॉप करना पड़ेगा, इसलिए अगर माइक ऑन करके बोल दिया करें तो वो ज्यादा ठीक रहता है, या मैं बाद में पढ़ लेती हूँ। अच्छा, तो अच्छा मैं किधर थी, हाँ A2 पे हम थे। A2 अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका जो A2 का जो स्टार्टिंग टाइम है वो ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है प्रीवियस एक्टिविटी के फिनिशिंग टाइम के। यहाँ पे आगे मेंशन भी हुआ है कि जे का जो स्टार्टिंग टाइम है वो हमारे पास 0 है, और जो आई है उसका जो फिनिशिंग टाइम है, आई आपके पास क्या है, यही चल रहा है। आई को नहीं हिलाना, आई यही रहेगा। अब जब नेक्स्ट एक्टिविटी हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, और फिनिशिंग टाइम आई का क्या है, 2 है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं है, तो अगेन A2 भी आपके पास नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी कंसिडर नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर जाएंगे, यानी कि A7 पे। A7 पे आप देखें, आपके पास जो स्टार्टिंग टाइम है ना A7 का वो 3 है, और जो आपके पास प्रीवियस एक्टिविटी है ना आई जो है, उसका जो फिनिशिंग टाइम है वो 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जे का जो स्टार्टिंग टाइम है दैट इज 3, और आई का जो फिनिशिंग टाइम है दैट इज 2। तो हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया ये फॉलो हो रहा है कि स्टार्टिंग टाइम जो जे का है वो ग्रेटर देन और इक्वल है फिनिशिंग टाइम ऑफ आई के। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें नेक्स्ट जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी है वो क्या मिल चुकी है, A7 मिल चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्टेड एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं A7 ऐड कर दिया कि A3 के बाद नेक्स्ट जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी होगी वो A7 होगी। और अब हमारा ये जो A7 है ना, ये बेसिकली आई बन जाएगा, और अब इससे आगे आगे हम सेलेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट कौन सी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये हमारा आई बन गया है जो A7 था, और अब नेक्स्ट एक्टिविटी जे जो है वो A8 होगा। अब अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमारी प्रीवियस एक्टिविटी यानी आई जो है वो A7 है, जबकि जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना दैट इज जे, वो आपका A8 है।
लेकिन जो स्टार्टिंग टाइम है ना, वो अगेन यहाँ पे भी क्राइटेरिया या कंडीशन जो हमने ग्रीडी अप्रोच के लिए लगाई थी वो फुलफिल नहीं हो रही, कि आपके पास जो स्टार्टिंग टाइम है जे का वो ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है फिनिशिंग टाइम ऑफ आई के, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम जो है इसका 4 है, इसका 5 है। ठीक है, इसका मतलब है अगर 5 सेकंड पे इसने क्लोज होना है, फिनिश होना है, तो 4 सेकंड पे तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगी, तो इसलिए ये भी नहीं होगी आपकी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी। अब आई आपका यही रहेगा A7। नेक्स्ट अब हम किस पे चले जाएंगे, A4 पे चले जाएंगे। A4 अब हमारा जे बन गया, अगेन वही कंडीशन चेक होगी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका A4 का जो स्टार्टिंग टाइम है वो A7 के फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम चले जाएंगे A6 पे। A6 के अंदर क्या हो रहा है, अब देखें दो कंडीशंस थी कि या तो ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, तो इसके अंदर हमारा इक्वल वाला केस आ रहा है, तो ये भी यस, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब है नेक्स्ट जो हमारी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी है दैट इज A6। तो A6 को आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इधर ऐड कर दिया A6 को। A6 यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया। अब हमारे पास ये वाला जो A6 सेलेक्ट हुआ है ये आई बन जाएगा, और नेक्स्ट अब हमने जे यहाँ से चलाना है, तो ये आई हो गया। नेक्स्ट जब हमने जे को चेक किया तो जे के अंदर अगेन 2 ना तो ग्रेटर देन 8 है और ना ही इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे अब आगे क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है तो ये स्टॉप कर जाएगा। जो हमारे पास नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज आई हैं वो ये 3 आई हैं। इट मीन्स कि ये तीनों एक्टिविटीज अगर हम एक मशीन या कंप्यूटर के अंदर रन करें तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होंगी। यहाँ पे इन्होंने फिर अगेन आपको वो 3 जो एक्टिविटीज सेलेक्ट हुई थी वो इधर शो कर दी हैं कि ये वाली एक्टिविटीज है। तो इसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपने एक्टिविटीज को सॉर्टेड फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू देयर फिनिशिंग टाइम अरेंज करना है, और देन आपने हर एक्टिविटी को ले लेके आपने कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नेक्स्ट एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो प्रीवियस के फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर हो। अब इसका अगर सूडो कोड हम देखें तो आपके पास सबसे पहले तो इस ये हमने देखा है कि सूडो कोड में सबसे पहले हमें फंक्शन या सूडो कोड की टर्म्स में हम इसे फंक्शन नहीं बोलते, हम इसे प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, प्रोसीजर डिफाइन करते हैं जिसका जो नेम है वो कुछ इसी तरह का होता है जो कि आपकी एल्गोरिदम को डिफाइन करे। ठीक है, तो हम क्या, हमारा क्योंकि एक्टिविटी सिलेक्शन का एल्गोरिदम है तो इसमें हमने एक्टिविटी सिलेक्शन लिख दिया। अब एक्टिविटी सिलेक्शन जो है इसके अंदर वो किन दो मतलब मेनली उसके अंदर क्या चीज यूज हो रही है, हमारी एक्टिविटीज के स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम यूज हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो एस और एफ लिखा हुआ है ना ये बेसिकली आपके स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम है। ठीक है, स्टार्ट और फिनिशिंग टाइम है ये आपके पास, तो हमने एज अ पैरामीटर इस प्रोसीजर के अंदर अपने स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो एन के अंदर हमने टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज ले ली, यानी लेंथ ऑफ एस का मतलब है कि स्टार्टिंग टाइम कितने होंगे, जितने स्टार्टिंग टाइम होंगे इट मीन्स कि उतनी ही एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए एक न्यू स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम है। तो इसलिए हमने स्मॉल एन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज ले ली जो कि आपकी लेंथ ऑफ एस के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि आपके पास ये जो ए सेट है ना, ए इज बेसिकली अ सेट जिसके अंदर आप जो है जो एक्टिविटीज आप सेलेक्ट करते जा रहे हैं ना, लाइक जिनको हम नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज कह रहे हैं, वो आती जा रही हैं। तो आपने यहाँ पे देखा था कि इनिशियली मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना उसको आपने बगैर देखे उसको आपने नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी ही कंसिडर करना है, जैसे यहाँ पे A3 को हमने किया था। इसीलिए यहाँ इस एल्गोरिदम के अंदर लिखा हुआ है कि जो आपका ए सेट होगा जिसके अंदर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज हम आ रहे हैं ला रहे हैं उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया A1 से। A1 मीन्स कि आपकी जो भी फर्स्ट एक्टिविटी होगी। उसके बाद हमारे पास आपने देखा था कि दो वेरिएबल्स थे, एक आपका यूज हो रहा था प्रीवियस एक्टिविटी के लिए और एक यूज हो रहा था आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए, एक आई है और एक जे है। आई क्योंकि आपको पता है कि शुरू में हमने इनिशियली फर्स्ट एक्टिविटी को कंसिडर कर लिया था ना कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसलिए आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 1 से।
जबकि जे हम पूरी जितनी भी एक्टिविटीज गिवन थी उसमें से फाइंड आउट कर रहे थे ना कि जे कौन सा होगा, या नेक्स्ट हम कौन सी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी क्या कहना चाहिए सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमने इसके लिए एक लूप लगाया है। और लूप आप देख सकते हैं कि टू से स्टार्ट हो रहा है। टू से क्यों स्टार्ट हो रहा है लूप, ये मुझे कोई बताए। खुद ये से। हमारी सेकंड हाँ वही सेकंड बात हो रन है। गई, सिंपल ही बात है कि आपके पास, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी को तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, अब हम सेकंड से स्कैनिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि सेकंड से ऑनवर्ड्स कौन सी अब एक्टिविटी आएगी। तो इसलिए हमने लूप को टू से स्टार्ट किया। ये जाएगा कहाँ तक, जितनी टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एक्टिविटीज हैं यानी एन तक, और आगे आपको पता है कि ये हम जे प्लस प्लस ऐसे ही लगाते हैं। अच्छा, लूप के अंदर वही कंडीशन लगाई है जो हम चेक कर रहे थे, यानी आपकी जो जे क्या है आपका, जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी, नेक्स्ट एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम है, आई क्या था, प्रीवियस एक्टिविटी वो प्रीवियस एक्टिविटी के फिनिशिंग टाइम से ग्रेटर और इसके इक्वल होना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास ए सेट था ना, जिसके अंदर हम नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज को ऐड कर रहे थे, उसी के अंदर आपने जो भी एक्टिविटी सेलेक्ट होती जाएगी उसको यूनियन करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका मतलब बेसिकली जो एम है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी नंबर ऑफ इधर एक्टिविटीज होंगी। वैसे यहाँ पे आप एन नहीं लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे क्योंकि एन से लूप लगा हुआ है ना, और यहाँ पे हमने एन ही किया हुआ है, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी। फिर हमने ये स्टॉप कब करना है, जब आपका स्टार्ट और जो आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी और फिनिशिंग एक्टिविटी है वो एक ही हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इससे फर्दर आगे कोई भी एक्टिविटीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वहां पे हम इस सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको किसी कोई भी एक्टिविटीज अगर गिवन है तो उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम जैसे ना मैंने, जी, उसी में ये लूप की समझ नहीं आई। ये अच्छा लूप बेसिकली ये देखें ना, आपके पास ये टेबल गिवन था ना आपको। इनिशियली हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी को, जिसको हम आई कह रहे हैं, उसको हमने एज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे कंसीडर कर लिया था ना, ए थ्री। फर्स्ट एक्टिविटी ए थ्री है जो कि आई है। लेकिन आपके पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी सेलेक्ट हो रही है वो सेकंड वाली एक्टिविटी से सेलेक्ट हो रही है ना, सेकंड वाली एक्टिविटी से लेके एंड तक जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे आपको गिवन होंगी। तो इसलिए जो हमने लूप लगाया है ना वो हमने टू से स्टार्ट किया है, क्योंकि जे बेसिकली लूप जे के थ्रू लगा हुआ है ना। जे मीन्स के जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमने जो लूप लगाया है वो जे के थ्रू लगाया है, और हमने टू से अप्लाई किया है वो लूप, क्योंकि हमने सेकेंड एक्टिविटी से अब स्कैनिंग स्टार्ट करनी है कि जब वो कंडीशन आए कि आपका स्टार्टिंग टाइम जो है जे का वो ग्रेटर हो जाए फिनिशिंग टाइम ऑफ आई से, तो तब आपने उस सेलेक्टिविटी को एज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। तो इसलिए हमने टू से लेके एन तक लूप लगाया है। एन क्या है, जितने टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज है। तो ये चीज थी मेन उसके अंदर। बाकी उसके अंदर इफ की कंडीशन यही लगी हुई है जो हम यहाँ पे चेक करते हैं ना, ये चीज कि जे का स्टार्टिंग टाइम ग्रेटर होना चाहिए, वो इन द फॉर्म ऑफ इफ कंडीशन लगा हुआ है उसके अंदर। बस समझने की बात यही थी कि हम टू से क्यों लूप को स्टार्ट कर रहे हैं। आई आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है ना, और जे कौन सी है, नेक्स्ट एक्टिविटी है। टू से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट को तो हम एज अ प्रीवियस एक्टिविटी ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट एक्टिविटी देखनी है कौन सी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड एक्टिविटी से लेके लास्ट एक्टिविटी तक एक लूप चलाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम अभी मैंने आपको बताया कि आपको कुछ आइटम्स गिवन होते हैं जिनके आपके पास वेट्स और वैल्यूज गिवन होगी हमें। We need to put these items in a knapsack of capacity W to get the maximum total value in the knapsack। आपको कह रही है कि हमारे पास साथ ही जो है कुछ उस knapsack की कैपेसिटी गिवन होगी, W से उस कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ, कि इस knapsack के अंदर आप knapsack समझ रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक अ बैग कि जिसके अंदर आप अपने नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस कर रहे हैं, और आपकी एम क्या है कि आप मैक्सिमम आइटम्स इसके अंदर इंसर्ट कर सकें,
लेकिन इस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, और वो आइटम सेलेक्ट करें जिनकी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू या प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, कहीं कहीं इसको प्रॉफिट भी लिखा होता है और वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू इन द नैपसैक। अब हमारे पास नैपसैक जो है वो उसकी दो टाइप्स हैं, एक 01 नैपसैक प्रॉब्लम है और एक फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है। 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो है ना, क्योंकि हम एक हर आइटम को उसके वेट और वैल्यू के लिहाज से प्लेस कर रहे हैं ना अपनी नैपसैक के अंदर, तो 01 इसके नेम से ही आपको पता चलता है कि इसके अंदर या तो हम उस पूरे के पूरे आइटम को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। अगर हम लेंगे तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं लेंगे तो हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। और इसके अंदर वी आर नॉट अलाउड टू ब्रेक द आइटम्स, वी इधर टेक द होल आइटम और डोंट टेक इट। ठीक है, तो हमने आइटम को हम ब्रेक करके नहीं ले सकते। जैसे अब नेक्स्ट आप देखेंगे ना, उसके अंदर हम आइटम का फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन ये वाली जो आपकी 01 नैपसैक प्रॉब्लम है ना, ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये ग्रीडी अप्रोच के थ्रू सॉल्व नहीं होती, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व होती है। तो जब ये हम डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमने इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम अगर हमारी कैपेसिटी से आइटम ज्यादा हो रहा है, कि अगर हम एक ऐसा आइटम ले रहे हैं कि जो हमारी कैपेसिटी से इंक्रीज कर रहा है, तो हम उस आइटम को पूरा लेने की बजाय उसका कुछ फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, लाइक हाफ आइटम या हाफ से भी कम या थोड़ा ज्यादा। इसमें वही लिखा हुआ है, इन फ्रैक्शनल knapsack problem we can break items for maximizing the total value of knapsack. This problem in which we can break an item is also called fractional knapsack problem। ठीक है, तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम आइटम को पूरा का पूरा इंक्लूड करें, हम उसका कुछ पोर्शन या कुछ फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे उन्होंने इधर हमें बताया हुआ है कि अगर आपके पास फर्ज करें आपको कुछ आइटम्स गिवन है जिनकी वैल्यूज हमें गिवन है और वेट गिवन है। वेट अगेन वही कि जो उसका वेट होगा, और वैल्यू क्या है जो उससे एसोसिएटेड प्रॉफिट या वैल्यू है, वो इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ ये पेयर्स दिया हुआ है कि ये हमारे पास फर्स्ट में आपकी वैल्यूज हैं, यानी आपके जो प्रॉफिट होंगे इस आइटम को सेलेक्ट करने से, और नेक्स्ट में आपको वेट गिवन है 10, 20 और 30। और मैक्सिमम कैपेसिटी स्नैपसेट के अंदर कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करें तो हम सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट क्या क्या गिवन है, 60 गिवन है, 100 गिवन है और 120 गिवन है। तो अगर हम आइटम सबसे पहले ये 60 वाला आइटम हम फुल ले सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास जो वेट है ना वो सिर्फ 10 ही लग रहा है, यानी वेट या कैपेसिटी 50 से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम ये वाला आइटम लें जो सेकंड वाला आइटम है, तो इससे हमारे पास जो वेट है ना वो आएगा आपके पास 20। ये सेकंड वाला जो पेयर है ना वो वेट को शो कर रहा है, और फर्स्ट वाला जो है वो प्रॉफिट को शो कर रहा है। और थर्ड अगर मैं पूरा लेती हूँ ना 30, तो उससे लेकिन आपके ये देख सकते हैं आप कि आपकी जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है, 60 हो रहा है ये, इसको 50 तक रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें हमने इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो थर्ड आइटम है ना वो फुल नहीं लिया, हमने उसकी कुछ इस तरह की फ्रैक्शन ली है कि वो इस 50 में ही रहे। लाइक अगर देखिए मैंने यहाँ पे 10 लिया है, यहाँ पे मैंने 20 लिया है, तो यहाँ पे मुझे अब 20 और 30 तो पूरे हो गए, यहाँ पे 20 लेना चाहिए ना मुझे, ताकि ये 50 से इंक्रीज ना हो। लेकिन यहाँ पे तो इसका वेट 30 गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं 30 की फ्रैक्शन यानी 30 की कुछ फ्रैक्शन लूँ, यानी फुल 30 ना लूँ, तो इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी कि ये 20 बनाए। इसको अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारे पास 20 ही बनाएगा ना। तो इसलिए जो थर्ड आइटम है ना वो हमने फुल नहीं लिया, उसके हमने 2/3 फ्रैक्शन लिया है, वेट में भी और यहाँ साथ साथ हमने प्रॉफिट को भी ऐड करना है। तो टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट इस केस में बना है ना वो 240 बना है इन तीनों को ऐड करने से। ये तो एक जनरल बात थी ना। अभी नेक्स्ट आगे एक एग्जांपल आएगी जो मैं आपको बताती हूँ, उससे ज्यादा आपको समझ आ जाएगी चीज। लेकिन मेन इसमें यही होता है कि आपने फर्स्ट आइटम तो आप फुल ले सकते हैं अगर वो कैपेसिटी के अंदर ही रह रहे हैं तो, और जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ही को फुल लें, लेकिन फर्दर आगे जाके अगर आपके पास कैपेसिटी से इंक्रीज हो रहा है आपका जो जो भी कैपेसिटी गिवन थी नैपसैक की, उससे इंक्रीज हो रहा है आपका आइटम, तो आप उसकी कुछ बजाय इसके कि आप उसका फुल वेटेज उसकी लें, आप उसकी कुछ
फ्रैक्शन भी ले सकते हो। ये फ्रैक्शन फिर आपको उसके लिहाज से खुद सेट करनी पड़ती है कि क्या फ्रैक्शन होगी तो हमारा आंसर इसी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए आएगा। अब इसके अंदर भी आपके पास हम ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं। The basic idea of the greedy approach is to calculate the ratio of value by weight for each item and sort the items on the basis of this ratio. Then take the item with the highest ratio and add them until we can't add the next item as a whole, and at the end add the next item as much as we can, which will always be the optimal solution to this problem. इसके लिए जो हम ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं ना, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट में आपको बताया हुआ है उन्होंने कि 3 तरह की ग्रीडी अप्रोच स्ट्रेटजीज इसके अंदर यूज हो रही हैं। ग्रीडी स्ट्रेटजी 1 है, 2 है और देन 3 है। तो इसमें से एक जो ग्रीडी स्ट्रेटजी है ना, जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देती है या जो कि मोस्ट ऑफ जगह पे रेकमेंड की जाती है, वो क्या है कि सबसे पहले आपने आइटम की रेशियो फाइंड आउट करनी है। क्या रेशियो फाइंड आउट करनी है? वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट की रेशियो फाइंड आउट करनी है। और फिर आपने उस आइटम को सबसे पहले सेलेक्ट करना है जिसकी सबसे हाईएस्ट ये वाली रेशियो आ रही होगी, उसको आपने फुल सेलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट आइटम को आपने उतना उतना सेलेक्ट करना है जो कैपेसिटी के अंदर रहते हुए आंसर दे रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐड देम अंटिल वी कांट ऐड द नेक्स्ट आइटम, और उसके बाद आपने नेक्स्ट आइटम कितना ऐड करना है कि एज मच एज वी कैन, कि जितना हम कर सकते हैं ऐड। तो इसके अंदर ये आपको ये वाला जो इसकी ग्रीडी स्ट्रेटेजी है ना, जिसमें हम वैल्यू बाय वेट की रेशियो ले रहे हैं, यानी वैल्यू को भी कंसीडर कर रहे हैं और वेट को भी, ये आपको बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन या आप कह सकते हैं बेस्ट सोल्यूशन देती है। या अगर हम एक एग्जांपल अभी देखेंगे तो उसके अंदर भी इस वाली स्ट्रेटेजी के थ्रू आपकी जो प्रॉफिट है ना वो ज्यादा आपको इंक्रीज होके आएगा। अच्छा, इसमें अब जैसे लिखा हुआ है कि आप फर्ज करें कि यू हैव n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज अ वेट एंड अ प्रॉफिट। द नैपसैक ऑफ कैपेसिटी m इज गिवन। कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, आप इसको आप w भी कह सकते हैं, m भी, जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। जस्ट ये कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। The objective is to fill the knapsack in such a way that profit shall be maximum। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि हमने नैपसैक को उन आइटम से फिल करना है जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हमें मिले, ठीक है। और इसके अंदर हमें आइटम को फुल लेने की बजाय उसका एक फ्रैक्शन लेना भी अलाउड है, कि आप आइटम का फ्रैक्शन भी ऐड कर सकते हैं नैपसैक के अंदर। लेकिन इसके अंदर जिस चीज का हमें कंसिडर करना है, जिस चीज को, वो क्या है, वो आगे उन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमने मैक्सिमाइज करना है अपने इस चीज को। ये क्या है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वो जो भी फ्रैक्शन होगी वो। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फ्रैक्शन को, ये जो भी आपने किसी आइटम की फ्रैक्शन ली थी, ठीक है। और पी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट के लिए यूज हो रहा है। तो जब हम प्रॉफिट लेंगे ना, तो जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं ना, जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा था, तो जहां तो आप पूरा आइटम ले रहे थे वहां पे उसका प्रॉफिट एज इट इज पूरा ऐड हुआ था। लेकिन जहां पे हम आइटम का फ्रैक्शन ले रहे हैं तो हमने प्रॉफिट के साथ वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इस वक्त हमें ये पूरा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उसका जिस फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने वो आइटम लिया है उसी उतनी ही फ्रैक्शन में हमें प्रॉफिट भी गेन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो हम मल्टीप्लाई करके आएगा ना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी हम उसकी फ्रैक्शन ले रहे हैं, उसको एट द एंड जब हम सम करें तो वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास कि प्रॉफिट शैल बी मैक्सिमम। प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होना चाहिए, हमारा एम ये है। और कंडीशन उस पर क्या अप्लाई हुई है कि जो फ्रैक्शंस का वेट है ना वो कैपेसिटी के अंदर ही रहना चाहिए। लेस देन और इक्वल का क्या मतलब है कि कैपेसिटी के अंदर ही वेट रहे हर फ्रैक्शन का, हर आइटम की हर फ्रैक्शन का जो हम वेट ले रहे हैं वो कैपेसिटी के अंदर ही लाई करे। और इसके अलावा जो अगेन ये वही लिखा हुआ है कि आई क्या है, आपके नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो कि 1 से लेके n तक हैं। फिर एक्स आई क्या है कि हर आइटम की फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको पता है कि हमेशा डिवीजन की फॉर्म में होती है, तो फ्रैक्शन का जो आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स आई जो है वो 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। पी आई और डब्ल्यू आई क्या है? प्रॉफिट और वेट है आपके आई एच ऑब्जेक्ट की, और एक्स आई क्या है? आपकी फ्रैक्शन है उस आई एच ऑब्जेक्ट की। इसमें बेसिकली मैं आपको खुद से बता देती हूँ क्या है कि हम वी हैव 3 ग्रीडी स्ट्रेटजीज टू सॉल्व दिस फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फर्स्ट जो ग्रीडी स्ट्रेटजी 1 है ना, उसमें हम ये कंसिडर करते हैं
उसमें हम आइटम्स को अरेंज करते हैं उनके प्रॉफिट के लिहाज से, और हम सबसे पहले वो आइटम सेलेक्ट करते हैं जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। देन अगला मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आइटम सेलेक्ट करेंगे, देन उससे अगला सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये साथ साथ ये भी हमने देखना है कि अगर कैपेसिटी से इंक्रीज कर रहा है हमारा प्रॉफिट, सॉरी हमारा वेट, तो हमने फिर उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लेना है, फुल नहीं लेना वो आइटम, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेडी स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिहाज से अपने आइटम को अरेंज कर रहे हैं। जो सेकंड ग्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हमने आइटम्स को अरेंज किया है वेट्स के लिहाज से, और हम सबसे पहले कौन सा वेट ले रहे हैं, मिनिमम वाला वेट ले रहे हैं, देन दूसरा मिनिमम वाला ले रहे हैं। और इसके अंदर हम पहले में हम मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे थे, दूसरे में हम मिनिमम वेट ले रहे थे। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा एम क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर, कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो फर्स्ट तो चले हमें समझ आती है कि हम वो वाले आइटम्स ले रहे हैं जिनका प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो हमारा एट द एंड हम ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होके ही आएगा। लेकिन जो सेकंड स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हम लेस वेट वाले आइटम्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास लेस वेट के जितने भी आइटम्स हैं तो आपके पास मैक्सिमम आइटम्स हम उसके अंदर ऐड कर सकेंगे अपनी नैपसैक के अंदर। तो जब हम मैक्सिमम आइटम्स ऐड कर सकेंगे तो हमारे पास ये चांसेस होंगे कि प्रॉफिट खुद ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर आइटम ज्यादा है, हर आइटम से एसोसिएटेड एक प्रॉफिट है, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ग्रीडी स्ट्रेटेजी जो सेकंड वाली है वो हमने ये सोच के फॉलो की हुई है। अब हमने इसमें ये इसीलिए तीन चार स्ट्रेटजीज डिफाइन की हुई है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी स्ट्रेटजी एट द एंड हमें ग्लोबल सोल्यूशन भी बेस्ट देगी, क्योंकि ग्रीडी अप्रोच जो है वो कुछ केसेस में ग्रीडी जो ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन के केस में फेल हो जाती है। तो इसलिए हम इसके लिए हमने एक से ज्यादा स्ट्रेटजीज डिफाइन की हुई है। लास्ट वाली ग्रेडी स्ट्रेटेजी वो है, वही है जो अभी आई थी कि आपने प्रॉफिट बाय वेट की रेशियो कैलकुलेट करनी है और आइटम्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर आपने सबसे पहले वो वाला आइटम सेलेक्ट करना है जिसकी ये वाली रेशियो मैक्सिमम है, फिर नेक्स्ट वाला, फिर उससे नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह आपने सेलेक्ट करना है। अब देखें, अगर फर्स्ट करें, आपको ये तीन आइटम्स गिवन थे, ठीक है। इस थ्री आइटम्स में आपको इनका प्रॉफिट क्या, फर्स्ट का 25 है और फर्स्ट का वेट 18 है, सेकंड का जो प्रॉफिट है वो 24 है और सेकंड का वेट जो है वो 15 है, थर्ड का जो प्रॉफिट है वो 15 है और थर्ड का जो वेट है वो 10 है। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या गिवन है, 20 गिवन है कि 20 से ज्यादा ये आपके पास इंक्रीज नहीं हो सकती चीज। इसको मैं आपको एक और इसको अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ ना, तो इसमें आपके पास सबसे पहले आप देखें जो ग्रीडी स्ट्रेटेजी 2 वाली है ना, वो अगर हम फॉलो करें, फर्स्ट वाली जो है यहाँ पे देखा देखिए लिखा हुआ है सोल्यूशन नंबर, कि हम कौन सी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट वाली कर रहे हैं, सेकंड वाली कर रहे हैं या थर्ड वाली कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपनी फ्रैक्शंस लिखनी है और नेक्स्ट फिर हमने उन फ्रैक्शंस के वेट्स को ऐड करना है जो कि 20 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हमने अपने प्रॉफिट्स को ऐड करना है जो कि हर आइटम के लिहाज से डिफरेंट आएगा जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको खुद ही मेरे ख्याल में करके बता देती हूँ। पहला जो हमारे पास प्रॉफिट था ना वो हमें गिवन है, एक मिनट जरा मुझे देखने दें, यहीं से ना बता दूं उसका। लेकिन जो फर्स्ट आपके पास ग्रेडी स्ट्रेटेजी है ना, यहीं से बताती हूँ, फिर दो तीन तरफ से खोलूंगी तो आपके लिए मसला होगा। फर्स्ट ग्रेडी स्ट्रेटेजी इसमें क्या थी कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आइटम सबसे पहले लेना है और देन हमने फर्दर ऐड करने हैं।
तो इसमें देखिए आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आइटम कौन सा है, ये 25 है ना। तो हमने इसको फुल ले लेना है, यानी पूरा इसकी फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं लेनी इसकी। अगर हम फुल आइटम ले रहे हैं तो हमने वहां पे 1 प्लेस करना है। अगर हम कुछ उसकी फ्रैक्शन ले रहे हैं तो वो फ्रैक्शन प्लेस करनी है। और अगर कैपेसिटी अब नहीं है और आइटम ऐड करने की, तो वहां हमने 0 लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आइटम हम पूरा ले रहे हैं सोल्यूशन 1 के अंदर या ग्रीडी स्ट्रैटेजी 1 के अंदर, इसलिए यहाँ पे फुल 1 लिखा हुआ है। तो जब हमने ये आइटम पूरे का पूरा ले लिया फर्स्ट वाला 1, तो इससे एसोसिएटेड वेट कितना था, 18 था ना। तो इसका मतलब है कि 18 वेट तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास मजीद कितने वेट की सिर्फ गुंजाइश है, 2 की है, क्योंकि 20 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो सेकंड वाले आइटम को अगर हम आए, सेकंड वाला आइटम अगर हम लेते हैं फुल, लेकिन अगर मैं सेकंड आइटम फुल लेती हूँ तो उससे एडेड वेट तो मेरे पास 15 है। तो 18 प्लस 15 तो कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमने सोचना है कि हमने 15 को किस तरह, 15 की क्या फ्रैक्शन लेनी है कि ये 20 में ही रहे, लाइक ये 2 ही बनाए। तो देखिए 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 2 ही रहे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जिसके नीचे अगर ये 15 आ जाए, जिससे ये कैंसिल हो जाए, और ऊपर 2 हो, ताकि ये कैंसिल होके हमारे पास आंसर एट दी एंड हमें 2 दे। तो जो आपका सेकेंड वाला आइटम है ना, उसकी इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम 2/15 फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। सेकेंड वाले आइटम की हम 2/15 फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ताकि देखिए फर्स्ट आइटम हमने फुल लिया था, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वेट आ गया हमारे पास 18। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 और वेट ऐड करने की इसके अंदर कैपेसिटी है। तो हम जब सेकेंड आइटम की तरफ गए तो उससे एसोसिएटेड तो वेट 15 था। 15 को हमने कुछ इस तरह से रिड्यूस करना है कि वो हमें 2 आंसर दे। तो हमने क्या किया कि 15 की फ्रैक्शन ले ली, और क्या फ्रैक्शन ली कि हमने इसे 2/15 से मल्टीप्लाई कर दिया, या वी कैन से कि हम इसकी सिर्फ 2/15 फ्रैक्शन ले रहे हैं, फुल नहीं ले रहे। तो यहाँ से ये 15 15 आपका कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 20 पूरा हो गया वेट। इसका मतलब है इसके अंदर अब हम मजीद और आइटम्स ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट आइटम हमने पूरा लिया, दूसरे का 2/15 रेशो ली, और थर्ड ऐड करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए थर्ड की जगह हमने लिख दिया है 0 लिख दिया। यहाँ तो हमने जस्ट लिखा ना कि हमने फ्रैक्शन कौन कौन से ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि हमने हमारे वेट कितने हो गए हैं। अब ये ना आपको मैं एक सोल्यूशन की फॉर्म में ये अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आप जब खुद करेंगे ना तो आपने जस्ट यूं आंसर नहीं लिख देने, आपने सॉल्व करके भी साथ साथ बताना है कि इसका वेट इस तरह इतना बन रहा है और इसका प्रॉफिट इस तरह इतना बन रहा है, ठीक है। तो वेट तो चले यहाँ से आपको समझ आ गई, 20 हो गया, साथ साथ ही हमने ना प्रॉफिट भी ऐड करना है। तो फर्स्ट आइटम पूरा ऐड किया था, तो फर्स्ट से एसोसिएटेड प्रॉफिट क्या था, 25 था। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट आइटम का ऐड करूँ तो 25 पूरा आ गया। उसके अंदर हमने प्लस करना है जितना सेकंड आइटम दिया है। सेकंड आइटम का जो प्रॉफिट है वो है 24, ठीक है। लेकिन वो हमने पूरा 24 तो नहीं लिया था, उसकी 2/15 फ्रैक्शन ली थी। तो 2/15 मल्टीप्लाई बाय 24 इसको हमने किया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, फिर इसके अंदर हम प्लस करें 25, तो हमारे पास ये 28.2 इसका प्रॉफिट आता है। तो ग्रीडी स्ट्रेटेजी 1 के अंदर हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम वो आइटम सेलेक्ट करते हैं जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो हमने फर्स्ट आइटम सेलेक्ट किया क्योंकि उसका प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम था, यानी कि 25 था। फिर जब हम सेकेंड आइटम की तरफ आए तो हमारे पास अब सिर्फ वेट भी साथ साथ हमने देखना है, ठीक है। वेट में हमारे पास सिर्फ अब 2 मजीद ऐड करने की गुंजाइश है, क्योंकि 18 हमने, क्योंकि पहला वाला फुल ले लिया तो 18 आपका फुल हो चुका है। तो हमने नेक्स्ट जो आइटम हम ऐड करने जा रहे हैं उसकी फ्रैक्शन को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि वेट हमारा सिर्फ 2 बने। अब हमने जब वेट की वजह से उसकी फ्रैक्शन को एडजस्ट किया, तो वही फ्रैक्शन हमें प्रॉफिट में भी ऐड करनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थर्ड आइटम की कैपेसिटी नहीं थी, तो इसलिए वो 0 हो चुका है। अब हम आते हैं सोल्यूशन 2 की तरफ। सोल्यूशन 2 क्या था कि आपने कौन सा वाला आइटम लेना है जिसका मिनिमम वेट है। सोल्यूशन 1 के अंदर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आइटम लेना था, सोल्यूशन 2 के अंदर हम मिनिमम वेट वाला आइटम लेंगे। तो इन तीनों में से सबसे मिनिमम वेट मुझे बताएं कौन से आइटम का है। तो आप सर थोड़ा सा बोलेंगे ना ताकि आपको ठीक है। हाँ 3 का है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 को हमने फुल ले लिया, 1 लिखा हुआ है कि 3 की आपने फुल अमाउंट लेनी है। अब 3 से एसोसिएटेड वेट कितना है, 10 है ना। तो इसका मतलब है कि 10 वेट तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब मजीद 10 और वेट ऐड करने की हमारे पास कैपेसिटी है।
साथ साथ ही अगर हम प्रॉफिट को भी देखें तो जो हमने थर्ड वाला आइटम फुल लिया है उससे एसोसिएटेड प्रॉफिट क्या है, 15 है। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो चुका है, 15 हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट जो मिनिमम वेट है उसकी तरफ। नेक्स्ट मिनिमम वेट हमारे पास ये 15 वाला है, यानी कि सेकंड आइटम है। तो सेकंड आइटम को अगर मैं फुल ऐड करती हूँ ना, तो उससे एसोसिएटेड वेट तो 15 है, तो ये 15 प्लस 10 तो 20 से इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड आइटम को भी मैं फुल ऐड नहीं कर सकती। इसका जो वेट है ना 15, मैंने उसे इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये अभी मुझे सिर्फ 10 आंसर दे, क्योंकि 10 की सिर्फ मेरे पास गुंजाइश है। तो इसलिए इसका अगर मैं फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन में 2/3 सेलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास 10 आ जाता है ना। तो ये 10 प्लस 10 20 तक ही रहेगा। तो इसलिए जो सेकेंड आइटम हम ऐड करने जा रहे हैं उसकी फ्रैक्शन सिर्फ 2/3 ली है। इसी तरह जो हमने 2/3 इसकी फ्रैक्शन ली है वो हम प्रॉफिट में भी ऐड कर देंगे। सेकेंड आइटम था, सेकेंड आइटम का प्रॉफिट है 24, तो 24 की हमने क्या ली है, 2/3 फ्रैक्शन ली है। इस पर हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका प्रॉफिट आएगा 31। और चूंकि कैपेसिटी पूरी हो चुकी है इसलिए मजीद एक और आइटम हम ऐड नहीं कर सकते और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला आइटम हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब हम आते हैं ग्रीडी स्ट्रेटेजी 3 की तरफ। 3 ना, मैं इसको जरा इरेज करके फिर आपको बताती हूँ ताकि सही समझ आए। अच्छा, 3 की तरफ अगर हम आते हैं तो थर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आपने प्रॉफिट बाय वेट की रेशो लेनी है, यानी हर आइटम का ना, जैसे आपके पास आइटम 1 है, इसको हम कह देते हैं N1, N2, N3। इसकी प्रॉफिट बाय वेट की हमने रेशो लेनी है। प्रॉफिट बाय वेट क्या है, जैसे फर्स्ट में हमारे पास है 25/18, फिर हमारे पास है 24/15, और फिर हमारे पास है 15/10। तो 15/10 तो हमारे पास आ जाता है 1.5। ये कितना आएगा, एक मिनट। 25/18 आता है तकरीबन 1.4 आता है, राउंड ऑफ करके लिखा है मैंने। 24/15 आपके पास आता है अप्रोक्सीमेटली 1.6 आता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये रेशियोज ले लेनी है हर आइटम की। अब आपने सबसे पहले उधर क्या लिखा था, कौन सा वाला आइटम फुल सेलेक्ट करना है जिसकी ये वाली रेशियो सबसे ज्यादा है। अब देखिए, ये वाली रेशियो सबसे ज्यादा होने का मतलब है इसके अंदर हम प्रॉफिट भी की भी अमाउंट कुछ ले रहे हैं और कुछ अमाउंट हम इसके अंदर वेट की भी ले रहे हैं। और अगर एक वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर उसकी ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, अगर वो ग्रेटर है तो आपके पास आंसर ज्यादा आता है। और न्यूमरेटर में इस वक्त हम क्या रख रहे हैं, अपना प्रॉफिट रख रहे हैं ना, तो इसलिए आपके पास प्रॉफिट, इससे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अच्छा, तो सेकंड वाला आइटम हमने फुल सेलेक्ट करना है, तो इसलिए हमने सेकंड वाला आइटम में, आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, इसको हमने एज इट इज फुल सेलेक्ट कर लिया। और सेकंड आइटम से एसोसिएटेड वेट कितना है, 15 है, तो यहाँ पे हमारा 15 वेट आ चुका है। सेकंड आइटम से एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है, 24 है, तो यहाँ पे हमारा 24 प्रॉफिट भी आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास 5 और मजीद वेट ऐड करने की इसके अंदर कैपेसिटी है। तो नेक्स्ट हमने कौन सा वाला आइटम सेलेक्ट करना है जिसकी आपके पास नेक्स्ट मैक्सिमम रेशियो आई है। तो नेक्स्ट मैक्सिमम रेशियो किसकी आई है, ये 1.5, यानी थर्ड वाले आइटम की आई है। तो थर्ड वाला आइटम अगर हम यहाँ से देखें 10, तो इसको हम अगर फुल ऐड करते हैं ना, ये वाला 15 वाला, सॉरी, प्रॉफिट 15 है और वेट इसका 10 है। 10 अगर मैं वेट फुल ऐड कर दूं तो ये तो 25 बन जाएगा। मुझे इधर 5 वेट ऐड करना है, तो मुझे इसकी कुछ फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी, फुल नहीं मैं ये ले सकती। तो 10 का अगर हमने 5 लेना है तो इसकी फ्रैक्शन आपको पता है कि हम इसे हाफ कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी, इसलिए हमने थर्ड आइटम की 1/2 फ्रैक्शन ली है। ठीक है, थर्ड आइटम की हमने 1/2 फ्रैक्शन ली, तो आपके पास यहाँ पे जो वेट है वो 5 हो जाएगा, और प्रॉफिट भी आपने फिर 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाले आइटम का। ये 15 है यहाँ पे, ठीक है। और अब क्योंकि आपके पास 20 कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है तो मजीद जो थर्ड आइटम है वो हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम प्रॉफिट्स को ऐड कर रहे थे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको मेंशन दिया है कि आपके पास आंसर आएगा 31.5। तो इन तीनों स्ट्रेटजीज की बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो
मैक्सिमम प्रॉफिट आया है ना, वो इस ग्रीडी स्ट्रेटेजी थ्री के थ्रू आया है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये ग्रीडी स्ट्रेटेजी जो थ्री वाली है ना, ये ज़्यादा बेस्ट कंसिडर की जाती है। और इससे आपका वेट, आपका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम आता है, क्योंकि हमारा इसमें एम यही होता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, ये ना मैं आपको सॉल्व फॉर्म में अपलोड भी कर दूंगी ताकि वो स्टेप्स एक साथ हुए में हो। लेकिन मेन आपका जो इसके अंदर जहाँ पे आपका थोड़ी ट्रिक यूज हो रही है वो वही यूज हो रही है जहाँ पे आपने फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन कब बनानी है? जब आपकी कैपेसिटी से इंक्रीज कर रहा होगा वेट। ठीक है, और फ्रैक्शन फिर आपको सोच के खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अब किस फॉर्म में फ्रैक्शन होगी तो हमारा जो वैल्यू है वो कैपेसिटी के अंदर ही रहेगी। बाकी किधर गए हैं? मैंने क्विज लेना था, पहले ही ले लेती इससे तो। मैम वो ब्रेक दे दे 5 मिनट्स की, लैपटॉप नहीं लगाया हुआ। वो मैं दूंगी ब्रेक, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे ही गायब हो गए हैं। जी इनका कोई नेट लाइट का इशू तो नहीं हो गया? तो आज थोड़ा सा। मैम आप जी टाइम मैम। ज़्यादा दे दिएगा ना, पूरे दिन का दे दिएगा 12 तक। लेकिन जो अभी आए हुए हैं वो तो करें ना, फिर जी मैं वो तो देखती हूँ कर क्या लेंगे, करना वैसे है। बता रही अच्छा, ये लेक्चर जरा मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद ब्रेक देती हूँ, फिर क्विज कर लूंगी। 2 स्लाइड्स रह गई हैं, सिर्फ इसका सूडो कोड रह गया। ओके मैम। ये ना थोड़ा सा शायद इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन वो फिर मैं आपको एक तो सोल्यूशन इसका दे दूंगी और फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, ये थोड़ी जो नहीं भी अच्छी हम बात है। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व कर रहे थे, ये उसका सूडो कोड गिवन है हमें। अगेन इसके अंदर वही चीज है कि सबसे पहले हमने अपना एक प्रोसीजर डिफाइन किया जिसका नाम हमने नैपसैक रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेन मेन चीजें आपकी यूज हो रही थी ना इसको सॉल्व करने में, वो क्या था कि आपके जितने नंबर ऑफ आइटम्स गिवन थे, ठीक है, फिर उनकी फ्रैक्शंस थी, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट और वेट एसोसिएटेड था वो था, फिर मैक्सिमम कैपेसिटी को भी हमने जहन में रखना था। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है ना, इनको हमने एज अ सॉरी हमने इसको एज अ पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया है इन सबको। ठीक है, मतलब हमने ना प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर ऐड एज अ पैरामीटर चीज वो लेनी होती है ना जो मोस्ट कॉमनली आपके इसके अंदर यूज होगी। अब अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक लूप लगाया है जो कि सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है, ये वाला लूप। ठीक है, तो इस लूप में हम क्या कर रहे हैं कि अगेन वो ये कि फर्स्ट से ये लूप चलेगा और एंड तक। एंड क्या है? आपके नंबर ऑफ आइटम्स है। फर्स्ट से लेके नंबर ऑफ आइटम्स तक ये लूप चलेगा। और सबसे पहले हमने सोल्यूशन का जो भी वेक्टर है ना, जिसके अंदर हम अरे है, जिसके अंदर हम अपना एक्स क्या था आपके पास? फ्रैक्शन थी ना। ये जो फ्रैक्शन की अरे है उसको हमने शुरू में इनिशियलाइज कराया 0 से। फिर हम साथ साथ उसकी कैपेसिटी को भी चेक कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी है वो एम के अंदर ही रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हम लूप चला रहे हैं ना, वो अगर क्योंकि हमने देखा है कि हमें नेक्स्ट आइटम्स भी, फर्स्ट आइटम तो हमने सेलेक्ट कर लिया ना जो हमने फुल सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट जब हम आइटम सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं तो हमने कैपेसिटी को चेक करना होता है कि कैपेसिटी से इंक्रीज ना हो वो चीज। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट लूप हमने लगाया है ना, ये अब हमने नेक्स्ट आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट लूप लगा के इफ की कंडीशन में चेक किया है कि क्या जो हम अभी आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका वेट कैपेसिटी से ग्रेटर तो नहीं है। अगर तो ये चीज ट्रू हो जाती है ना कि इसका ग्रेटर है कैपेसिटी से, तो फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, मीन्स कि अभी हम इसको फर्दर ऐड नहीं कर सकते। और अगर ग्रेटर नहीं है, केवल लेस ही है, तो देन हमने क्या करना है कि उस फ्रैक्शन को हमने उसके अंदर ऐड कर देना है। मतलब जितनी भी फ्रैक्शन यूज होगी, फुल यूज होगी या हाफ यूज होगी। यहाँ पे जो के सेल्स के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 1। तो इट मीन्स कि हम फुल आइटम को ले रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं ले रहे हम उसकी। फिर हमने साथ साथ क्या देखना होता है कि आपका जो वेट है ना वो कैपेसिटी के अंदर ही रहे। तो कैपेसिटी माइनस वेट अगर हम कर रहे हैं तो वो कैपेसिटी के अंदर ही रहना चाहिए आपका वेट। और फिर क्या है कि अगर आपके अभी तक सारे आइटम्स सेलेक्ट नहीं हुए तो आपने फिर क्या करना है, यानी आई लेस देन एन है, लेस देन और इक्वल टू एन है कि अभी तक सारे आइटम्स हमारे
जो है हमने चेक नहीं किए, तो फिर आपने नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करनी है उसको, उसकी जो भी फ्रैक्शंस लेनी है वो ये यहाँ पे गिवन है कि आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में उस आइटम को लेना है। ठीक है, जो हम फ्रैक्शन नहीं ले रहे थे कि कैपेसिटी के अंदर रहते हुए ही ये उसको आइटम को सेलेक्ट करें। इसकी फिर एक एप्लीकेशन दी हुई है कि हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस कहाँ यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक जो इसकी एप्लीकेशन है ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है। इसमें भी आप देखते हैं कि क्या होता है कि डेटा इज ब्रोकन इनटू चंक्स एज पर द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा दैट कैन बी रिट्रीव्ड इन वन गो। द सर्वर यूजेस दिस एल्गोरिदम एंड पैक्स द चंक्स सो एज टू यूटिलाइज द फुल साइज लिमिट। कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के अंदर भी आपने देखा है कि हमारे पास जो डाउनलोड हो रहे होता है डाटा वो चंक्स की फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है, और जो चीज हम देखते हैं कि जल्दी जिसका साइज कम है वो पहले डाउनलोड हो जाती है, और बाकियों को हम बाकी जो है वो बाद में डाउनलोड हो रही होती है। तो ये अगर हमने इसके फुल साइज लिमिट को कंसिडर करते हुए अगर हमने इसको डिजाइन किया हुआ है आपके इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि उसके अंदर दो चीजें अगर एट अ टाइम डाउनलोड पे लगी हुई हैं तो दोनों ही बारी बारी आपके पास डाउनलोड हो रही होती हैं। तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना वो इस तरह वहां पे अप्लाई हो रही है। इसमें से कोई क्वेश्चन? अब ऐसा करें कि 10 मिनट्स की ब्रेक करें, उसके बाद आके ना आपने क्विज देना है। अगर कोई एक जानने वाला है तो उससे कहें कि आगे अभी क्विज दे दें, अगर कुछ लाइफ नेट के इशू नहीं है तो। नहीं तो चलें, क्विज इस दफा सॉल्व करने वाला है तो मैं थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दूंगी। क्विज आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने पेजेस लेकर आए, उसमें आपने सॉल्व करना है पेन से ही, क्योंकि आप उसमें नहीं कर सकते वर्ड पे। और फिर उसकी इमेजेस बना के ना तो अपलोड कर दिएगा। ठीक है, 10 मिनट्स बाद आप ना बेशक बेशक नहीं बल्कि 10 मिनट्स बाद आपने वापस नहीं आना है। 10 मिनट्स बाद वापस आए तो फिर इसको कर लेते हैं। ओके मैम।